Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, यदि आप हिंदी साहित्य विषय से नेट JRF परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में मैंने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। जिन प्रश्नों की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है परीक्षाओं में आने की, तो उन्हीं प्रश्नों का मुख्य प्रश्नों का मैंने इस वीडियो में संकलन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? जी हाँ साथियों, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? यहाँ पर बात कर रहे हैं मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, गोरखनाथ, शंभू। जी हाँ साथियों, इन चारों में से एक विकल्प सही है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, सही जवाब है गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है गोरखनाथ को। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश को ण भाषा किसने कहा है? जी हाँ साथियों, अपभ्रंश को ण भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य भामह, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि अपभ्रंश को ण भाषा किसने कहा है? जी हाँ साथियों, सही जवाब इसका मैं आपको बताऊं, अपभ्रंश को ण भाषा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है। जी हाँ साथियों, किशोरीदास वाजपेयी जी ने अपभ्रंश को ण भाषा कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के भेद हैं? जी हाँ साथियों, उपनागर, आभीर और ग्राम्य ये किस भाषा के भेद हैं? पाली, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज। 4 भाषाएं हैं, इनमें से एक भाषा है जिसके ये भेद हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपनागर, आभीर और ग्राम्य ये अपभ्रंश के भेद हैं। जी हाँ साथियों, अपभ्रंश के भेद हैं। तो सही जवाब है हमारा अपभ्रंश, यानी कि नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? जी हाँ साथियों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार यहाँ पर गलत टाइप किया हुआ है, इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु और रामाशंकर शुक्ल रसाल। जी हाँ साथियों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल तो हम बात करें, रामचंद्र शुक्ल भी नहीं हैं, मिश्र बंधुओं ने भी नहीं कहा, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने भी नहीं कहा। जी हाँ साथियों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जी हाँ साथियों, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ मिश्र ने। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है विश्वनाथ मिश्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस रचना के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस रचना के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और बिहारी सतसई, आखिर कौन सी रचना है जिसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को निराला जी ने नागिन की लहर कहा है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है, पहले हम एक बार चारों को देख लेते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये दोनों भी विद्यापति की रचनाएं हैं, साथ ही पदावली भी विद्यापति की ही रचना है। बिहारी सत से बात करें तो बिहारी जी की रचना है। जी हाँ साथियों, इन चारों में सही जवाब है पदावली। विद्यापति की जो पदावली है, इसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नागिन की लहर कहा, यानी कि जो रचना है पदावली, इसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को, जी हाँ साथियों, श्रृंगारिक पदों की
मादकता को ही निराला जी ने क्या कहा? नागिन की लहर कहा। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरखवाणी की भाषा है। जी हाँ साथियों, गोरखवाणी जो रचना है उसकी भाषा कौन सी है? गोरखवाणी की भाषा कौन सी है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, सद्दूकड़ी। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको समझिएगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो गोरखवाणी है, गोरखवाणी साथ ही यहाँ पर बताना चाहूँगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने जो गोरखनाथ जी हैं उनकी रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। गोरखवाणी की भाषा कौन सी है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर सही जवाब है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। जी हाँ साथियों, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। गोरखवाणी की भाषा है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये पंक्तियाँ किसकी है? जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी ध्यान से देखिएगा। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, ये पंक्तियाँ किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। ये किसकी पंक्तियाँ है? गोरखनाथ की, कबीर की, दादू दयाल की, पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 प्रश्न मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं, चयन किया है जो अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, इसमें अधिकांशतः जो कैंडिडेट्स हैं गोरख शब्द को पढ़ करके गलती कर बैठते हैं, वो गोरखनाथ लगा देते हैं सही उत्तर, या फिर पीताम्बर दत्त बड़तवाल मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, इसका सही जवाब है कबीर। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है कबीर। ये जो पंक्ति है, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, ये कबीर दास जी की पंक्ति है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह किसने कहा है? जी हाँ साथियों, यह एक पंक्ति है और यह पंक्ति जो है यह किनकी पंक्ति है? यह किसने कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करें कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीरदास जी। यह किसने कहा है? यहाँ पर जो अधिकांश लोग हैं वो गलती कर बैठते हैं कि कबीर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत लिखा है, तो शायद यही होंगे या फिर शुक्ल होंगे, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यह पंक्ति जो है डॉक्टर बच्चन सिंह जी की है। जी हाँ साथियों, डॉक्टर बच्चन सिंह जी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कबीरदास जी के लिए ये बात कही है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। यह किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है? जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की किस रचना को किसी भी धारा में, भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है? जी हाँ साथियों, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा कौन सी रचना है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है? जी हाँ साथियों, इस भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया, अर्थात ऐसी रचना है जिसे शुक्ल ने भक्ति काल से बाहर की रचना, अर्थात उसको भक्ति काल की रचना नहीं माना है। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँ आपको, इसका सही जवाब है सत्यवती कथा। जी हाँ साथियों, ईश्वरदास की जो रचना है 1501 ईस्वी की रचना है सत्यवती कथा, ये इसका सही जवाब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा जो रचना है इसको भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यह मसीत यह डेरा
यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। ये पंक्तियाँ किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है साथियों। यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। ये पंक्तियाँ किसकी है? कबीर, दादू, तुलसी, गुरु नानक। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल आज जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर ये गलती करते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीर की मान लेते हैं। जी हाँ साथियों, अधिकांश कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये जो पंक्तियाँ है ये दादू दयाल की है। जी हाँ साथियों, दादू दयाल की ये पंक्तियाँ हैं। यह मसीत यह देरा सदगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। जी हाँ साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये पंक्तियाँ दादू दयाल जी की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, कबीर, केशव, घनानंद। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है और अधिकांश परीक्षाओं में आने की संभावनाएं रहती है। हिंदी साहित्य की बात करें तो अच्छा प्रश्न है। कई परीक्षाओं में ये सवाल आ भी चुका है, तो यह क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्तियाँ किसकी है? तुलसी, कबीर, केशव, घनानंद। जी हाँ साथियों, यहाँ पर फिर से कैंडिडेट्स इसको केशव की रचना मान लेते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह तुलसीदास की पंक्ति है। जी हाँ साथियों, यह पंक्ति तुलसीदास की है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। तुलसीदास की यह पंक्ति है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूरदास की दृष्टिकूट पदों वाली रचना है। जी हाँ साथियों, सूरदास की दृष्टिकूट पदों वाली रचना कौन सी है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। सवाल अच्छा है, इसका जवाब कौन सा है साथियों? आप सोचिएगा। सूरदास की दृष्टिकूट पदों वाली रचना है। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है साहित्य लहरी। सूरदास की दृष्टिकूट पदों वाली रचना है साहित्य लहरी, जिसमें अलंकार, नायिका भेद आदि के उदाहरण दिए गए हैं, बताए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यह पंक्तियाँ किसकी है? जी हाँ साथियों, सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यह पंक्तियाँ किसकी है? नाभादास, नरहरिदास, तुलसीदास, सूरदास। महत्वपूर्ण पंक्ति है साथियों। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा यह पंक्ति नाभादास जी की है। जी हाँ साथियों, सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यहाँ पर सूर जो शब्द है इसको देख करके लोग सूरदास सही जवाब मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही जवाब है नाभादास। जी हाँ साथियों, सही जवाब है नाभादास। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, यह सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है साथियों, और फिर से पुनः कई परीक्षाओं में आने की इस प्रश्न की संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए इस सवाल को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, यह पंक्ति किसकी है? तुलसी, नाभादास, रहीम, नरोत्तम दास। जी हाँ साथियों, यह पंक्ति किसकी है? आप भी सोचिएगा, यह पंक्ति किसकी है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बताना चाहूँगा यह पंक्ति रहीम दास जी की है। जी हाँ साथियों, यह जो पंक्ति है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, यह पंक्ति किनकी है? रहीम दास जी की। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है रहीम। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है? जी हाँ साथियों, निम्न में से किसने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है कि बिहारी क्या है? ध्वनिवादी कवि हैं, ध्वनिवादी कवि हैं, ऐसा किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, ग्रियर्सन। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है, माना है?
शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह, ग्रियर्सन। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ साथियों, बिहारी को धमनीवादी स्वीकार किया है डॉक्टर नगेंद्र ने है। जी हाँ साथियों, डॉक्टर नगेंद्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेगी ही बूढ़ी गई फकियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी, पंक्ति किसकी है? जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। यह किसकी है? देव, मतीराम, पद्माकर, बिहारी। जी हाँ साथियों, चारों में से कौन सा कवि है जिसकी ये पंक्ति है? जी हाँ साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा देव इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, यह जो पंक्ति है यह कवि देव की है। जी हाँ साथियों, कवि देव की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समुझे कवित गणानंद हिये की, आखिर नेह पीर तकी, पंक्ति किसकी है? जी हाँ साथियों, यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, फिर से यह पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही मैं बात करूंगा इस पेपर में। समुझे कविता गण आनंद की, ये आखिर नेह की पीर तकी, यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ साथियों, अधिकांशतः जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें घनानंद सही जवाब लगा करके आते हैं कि घनानंद इसका सही जवाब है, ऐसा मानते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा घनानंद इसका जवाब नहीं है, यानी कि गलत है। यह जो पंक्ति है यह है ब्रजनाथ की। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है साथियों ब्रजनाथ, इसका सही जवाब है ब्रजनाथ। ये जो पंक्ति है समुझ कविता घनानंद की, ये आखिर नेह की पीर तकी, यह है ब्रजनाथ की। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, यह भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है साथियों। किसकी पंक्ति है ये? गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। जी हाँ साथियों, बोधा, गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये किसकी पंक्ति है? प्रसिद्ध पंक्ति है। लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, यह पंक्ति कौन से कवि की है? जी हाँ साथियों, घनानंद की नहीं है, बोधा की भी नहीं है, आलम की नहीं है, यह है ठाकुर की। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है ठाकुर। यह पंक्ति किसकी है? ठाकुर की। ठाकुर एक कवि का नाम है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं ठाकुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति या पत्रिका में प्रवृत्ति हिंदी को परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए यहाँ पर आपके दो प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस कृति या पत्रिका में परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? यानी कि परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। एक प्रश्न ये यहाँ पर हमारा हल होता है। इसके बाद पुरानी हिंदी जो कहा वो कौन सी कृति या पत्रिका में कहा? नागरी प्रचारिणी पत्रिका, समालोचक पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति या पत्रिका में परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? जी हाँ साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे ये नागरी प्रचारिणी और समालोचक दोनों के संपादक रह चुके हैं। तो साथियों, इन्होंने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा वह नागरी प्रचारिणी पत्रिका में कहा। जी हाँ साथियों, इनका लेख जो छपा वो नागरी प्रचारिणी में इन्होंने पहली बार परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी नए चाल में ढली। जी हाँ साथियों, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह किसने कहा कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में? यह किसने कहा? यह वाक्य किसने कहा? शुक्ल ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने ये बात कही? जी हाँ साथियों, यहाँ पर भी मैं आपके दो जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनको क्लियर करूँगा कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में ये कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जी हाँ साथियों, भारतेंदु
हरीशचंद्र ने, भारतेंदु हरीशचंद्र साहब ने 1884 में जो कालचक्र लिखा, कालचक्र के दौरान उन्होंने यह बात लिखी कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। तो भारतेंदु हरीशचंद्र के कालचक्र में हमें यह वाक्य पढ़ने को मिलता है। तो साथियों इसका सही जवाब है भारतेंदु हरीशचंद्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरीशचंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम कितने अंकों के बाद हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया गया? जी हाँ साथियों, हरीशचंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम कितने अंकों के बाद हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया गया? साथियों यहाँ पर दो प्रश्न हमारे हल हो रहे हैं कि हरीशचंद्र मैगजीन पत्रिका है उसी का नाम बाद में हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया गया, लेकिन कितने अंकों के बाद? 6, 8, 10, 15। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है 8। 8 अंकों के बाद, 8 अंकों के बाद हरीशचंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया साथियों? हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया गया। जी हाँ साथियों, हरीशचंद्र चंद्रिका कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर जो कामायनी है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी बहुत प्रसिद्ध रचना है। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा? उपनिषद, छायावाद का उपनिषद संज्ञा से अभिहित किया। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, द्विवेदी और नामवर सिंह। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब है आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी। जी हाँ साथियों, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी के रचयिता है? जी हाँ साथियों, प्रसिद्ध कविता है भैंसा गाड़ी, इसके रचयिता कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भैंसा गाड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, इसके रचयिता कौन हैं? त्रिलोचन, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, अक्केय। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रसिद्ध कविता है भैंसा गाड़ी, इसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा। जी हाँ साथियों, भगवती चरण वर्मा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? जी हाँ साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा वो कवि है जिसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी। जी हाँ साथियों, कौन सा कवि है जिसकी रचनाएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। जी हाँ दोस्तों, जो मुक्तिबोध की कविताएं हैं उनको ही स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज माना गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड थी। जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा की जो प्रथम पत्रिका थी उदंत मार्तंड, यह क्या थी? यानी कि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका के रूप में हम उदंत मार्तंड जो पत्रिका है उसको याद करते हैं, जो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी जी के संपादन में निकली थी 30 मई 1826 ईस्वी में, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तो साथियों यह दैनिक पत्रिका थी, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। जी हाँ साथियों, उदंत मार्तंड जो पत्रिका थी हिंदी की पहली पत्रिका, मैं आपको बताना चाहूँगा यह साप्ताहिक थी। जी हाँ साथियों, यह पत्रिका जब शुरू हुई उस समय यह साप्ताहिक थी। जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड उस समय क्या थी? साप्ताहिक। तो इसका सही जवाब है साप्ताहिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास? जी हाँ साथियों, विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? गली आगे मुड़ती है, टोपी शुक्ला, घरौंदा,
अंधेरे के जुगनू। जी हाँ साथियों, 4 रचनाएं हैं, चारों में से कौन सी हिंदी की प्रथम रचना यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखा गया है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस सवाल का सही जवाब है घरौंदा। जी हाँ साथियों, घरौंदा इसका सही जवाब है, घरौंदा। रांगेय राघव साहब का ये प्रथम उपन्यास था, प्रथम रचना थी। 1946। जी हाँ साथियों, 1946 में मेरे ख्याल से इसका ये रचना आई थी। और जो घरौंदा है, पहली बार इसमें विश्वविद्यालय परिसर पर कुछ लिखा गया, तो ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर कुछ लिखा गया। भले ही गली आगे मुड़ती है जो है शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास, इसमें भी विश्वविद्यालय परिसर के बारे में बताया गया, लेकिन ये बाद में आती है हमारे सामने। इसके पहले जो घरौंदा है, जी हाँ साथियों, जो घरौंदा उपन्यास है रांगेय राघव का, ये आ चुका होता है। इसलिए साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय परिसर पर या विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है घरौंदा, रांगेय राघव साहब का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दी सेक्रेट वुड के रचनाकार हैं। जी हाँ साथियों, रचना है ये दी सेक्रेट वुड। इसके रचनाकार कौन हैं? क्रोचे, रिचर्ड्स, कॉलरिज, टी.एस. एलियट। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दी सेक्रेट वुड के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा टी.एस. एलियट यहाँ पर सही जवाब है। दी सेक्रेट वुड के रचनाकार हैं टी.एस. एलियट। जी हाँ साथियों, सही जवाब है टी.एस. एलियट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार है। जी हाँ साथियों, जो क्रोचे हैं इनके सौंदर्य विवेचन का आधार क्या है? आनंदवाद, आत्मवाद, अनुकरणवाद, कल्पनावाद। जी हाँ साथियों, मैं बताना चाहूँगा जो क्रोचे है, क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार यानी कि जो क्रोचे हैं वो आत्मवादी कवि थे। जी हाँ साथियों, आत्मवादी। इसीलिए क्रोचे के सौंदर्य, इसीलिए हम बात करें तो क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार भी आत्मवाद ही ठहरता है। जी हाँ साथियों, तो इसका सही जवाब होगा आत्मवाद। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार क्या था? आत्मवाद। सही जवाब है आत्मवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। जी हाँ साथियों, भरत मुनि ने जो अपना ग्रंथ लिखा नाट्यशास्त्र, उसमें उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई? जी हाँ साथियों, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन ये इसको जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? जी हाँ साथियों, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा साथियों, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या केवल 8 ही बताई है। जी हाँ साथियों, उन्होंने 9 नहीं बताई, ध्यान रखिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? केवल 8। चलिए बढ़ते हैं आगे। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। जी हाँ साथियों, किसने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है? उन्होंने कहा है कि साधारणीकरण जो होता है वो कवि की अनुभूति का होता है। ऐसा किसने कहा है? जी हाँ साथियों, मैं बताना चाहूँगा इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ साथियों, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है कि दरअसल कि जो साधारणीकरण होता है वो किसका होता है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ साथियों, तो इस प्रकार से आज के इस प्रश्न पत्र के 30 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। साथियों, आप बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी और अच्छे वीडियोस में लाने वाला हूं, उससे आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा और आपके चयन में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो साथियों, आपको मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।